लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लूसियन ने हुगो की हेल्प से अपने पैलेस के अंदर उसके सेकंड ब्रदर ने जितने भी जासूस लगा रखे थे उन सब का सफाया कर देता है, जिसकी जानकारी मिलने पर आर्चड्यूक लूसियन को अपने पास बुलाते हैं और वो उससे ये कहते हैं कि तुम्हें जितना सेकंड ब्रदर से लड़ना है लड़ो, लेकिन अगर ये चीज फैमिली के हुनर पे आती है तो चाहे तुम कितना ही सही क्यों ना हो, आर्चड्यूक सेकंड ब्रदर का साथ देंगे क्योंकि उसने फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है और लूसियन ने सिर्फ अपने कमरे पे सो के टाइम बर्बाद किया है। यह सुनकर लूसियन उन्हें अपने पास से अपने आप को साबित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट को निकाल कर देते हुए ये कहता है कि ये चीज फैमिली के काफी काम आएगी। अब आगे वहीं पर इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें वापस से आर्चड्यूक के कमरे का सीन दिखाया जाता है। आर्चड्यूक लूसियन के दिए हुए लेटर को पढ़कर काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो उससे यह पूछते हैं कि क्या जो ये रिपोर्ट है वो पूरे तरीके से एक्यूरेट है। अगर तुम अपने मेरिट को बढ़ाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बातें कह रहे हो तो मुझे बता दो। लूसियन ये कहता है कि इसके अंदर कुछ भी झूठ नहीं है, बल्कि सारी चीजें सच है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं हाउस लोगरान के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था तो मुझे इसके जरिए जो बंदा यहाँ पर उनके लिए साइलेंटली ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला था, मुझे उसकी मुलाकात हो गई। आप चाहे तो आप अभी के वक्त पर ही इसे वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन तभी सामने की तरफ से काफी ज्यादा माना चारों तरफ फैलने लगती है और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि आर्चड्यूक काफी ज्यादा गुस्से में थे और वो गुस्से वाली आवाज में ये कहते हैं कि बर्नहार्ड तुम मार्किस तुम सच में काफी ज्यादा सेमलेस हो। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुए वाल्डेक टेरिटरीज के अंदर दखल अंदाजी करने की। वहीं पर लूसियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि जो ये प्रेशर है वो काफी ज्यादा सफोकेटिंग है, जो ये आर्चड्यूक है वो तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर ऐसा ही चलता रहे तो मेरे ही यहाँ पर सबसे पहले बैंड बजा दी जाएगी। वहीं पर वो ये सोचकर आगे आर्चड्यूक से ये कहता है कि फादर क्या मैं एक और शब्द कहने की हिम्मत कर सकता हूँ। आर्चड्यूक ये कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या कहना है। लूसियन ये कहता है कि अगर हम लोग इस रिपोर्ट को मजेस्टी के पास ले जाकर भी बताएंगे तो जो हाउस लोगरान है वो इस बात से पूरे तरीके से पलटे हुए यहाँ पर से निकल जाएंगे, क्योंकि जो ये सारे के सारे कारनामे हैं वो उनके सब ऑर्डिनेट मर्चेंट गिल्ड के द्वारा किया गया है। इसलिए यहाँ पर इससे ये बिल्कुल भी साबित नहीं होता है कि इसके अंदर उनकी पूरी इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी अगर हम लोग इन इश्यूज के ऊपर ज्यादा बातचीत करेंगे और इसके ऊपर ज्यादा दबाव डालेंगे तो जबकि जो हिज मजेस्टी है उन्हें यह अच्छे तरीके से पता है कि फैक्शन के आसपास में क्लैशेस होने की वजह से काफी ज्यादा गंदा सीन हो सकता है, तो ये वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। वहीं पर लूसियन की बातों को सुनकर आर्चड्यूक अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि आखिर कब से जो ये बच्चा है वो पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में इतने अच्छे से जानने लगा है। लूसियन आगे ये कहता है कि इसलिए जो हिज मजेस्टी है वो उनके कुछ इनकम सोर्सेस को यहाँ पर कट कर देंगे और ये काफी कम सजा होगी। क्यों ना यहाँ पर इसका फायदा उठाते हुए बदले में उनका एक हाथ ले लिया जाए। वहीं पर ये सुनकर आर्चड्यूक शांत होते हुए अपने चेयर पर बैठ जाते हैं और वो आगे ये कहते हैं कि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आखिर तुम्हारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। लूसियन ये कहता है कि मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिससे कि वो बचकर बिल्कुल भी नहीं निकल सकते हैं और जिसे कि मैंने ऑलरेडी सिक्योर्ड कर लिया है। कुछ टाइम पहले ही जो उनके लिए काम किया करता था वो बंदा मेरे सामने सरेंडर कर चुका है। उसके पास कोई भी टाइटल मौजूद नहीं है, लेकिन उसने यहाँ पर लोगरान के काफी ज्यादा ट्रस्ट को हासिल करते हुए एग्जीक्यूटिव के रैंक पर पहुंच चुका था। वहीं पर उसकी बात को सुनकर आर्चड्यूक को उस पल की याद आती है जब हेड बटलर ने उन्हें यह बताया था कि लूसियन ने एक आउटसाइडर को रिक्रूट किया है जिसका नाम हुगो है। वहीं पर वो यह सोचकर अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि तो हुगो ही वो इनसाइडर है। क्या जो ये थर्ड सन है उसने सारी सिचुएशन को खुद से ही समझा था। वहीं पर वो ये सब सोचकर लूसियन से ये कहते हैं कि तो तुम्हारी ये कहने का ये
मतलब है कि हम लोग उस गद्दार का इस्तेमाल करते हुए एक काउंटर ट्रैप को रेडी कर सकते हैं। लूसियन ये कहता है कि हाँ ये बात सच है। उनके हिसाब से वो बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि उन्होंने जिसको एग्जीक्यूटिव बनाया है वो उन्हें धोखा दे सकता है। और मैंने इस चीज को स्मूथली चलने के लिए काफी सारी अरेंजमेंट ऑलरेडी कर ली है ताकि उन्हें ये बिलीव रहे कि जो उनका प्लान है वो काम कर रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब लोगरान से काफी मशहूर बंदा यहाँ पर आएगा खुले में। वहीं पर ये सुनकर आर्चड्यूक उससे ये कहते हैं कि तुमने जो ओपिनियन दिया है वो मैं लाइटली नहीं ले रहा हूँ। हालांकि तुम्हारे प्लान के अंदर एक काफी बड़ा फ्लो है। यह सुनकर लूसियन हैरान हो जाता है। आर्चड्यूक आगे ये कहते हैं कि अगर मैं सच बताऊं तो तुम यहाँ पर सारी चीजों को एक ही सिंगल वेरिएबल के ऊपर झोंक रहे हो और वो वेरिएबल वही ब्लैक एले का ट्रेटर है। जो इंसानी नेचर होता है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता है। लूसियन जिसके ऊपर तुम भरोसा नहीं कर सकते हो तुम उसके साथ मिलकर साथ में आगे कदम नहीं बढ़ा सकते हो। ये सुनकर लूसियन स्माइल करता है और वो आगे ये कहता है कि मैं उसके ऊपर यकीन नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं उसके डिजायर के ऊपर बेत लगा सकता हूँ। आर्चड्यूक ये पूछते हैं कि आखिर कौन सा डिजायर। लूसियन ये कहते हैं कि उसने ये कहा था कि वो एक नाइट बनना चाहता है ताकि जो पूरी एम्पायर है वो उसके फेम को जान सके और ताकि वो इसके जरिए इतिहास के अंदर अपने छाप को छोड़ सके। आर्चड्यूक ये कहते हैं कि क्या तुम्हें उसके डिजायर के ऊपर भरोसा है। लूसियन ये कहता है कि वो एक ऐसा बंदा है जो कि अपने सपने के लिए बिल्कुल ही पागल है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने सपने के लिए कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा। ये सुनकर आर्चड्यूक ये कहते हैं कि ये तो एक सेंटिमेंटल रीजन है। आखिर तुम क्या करोगे जब वो तुम्हारे प्लान्स को पूरे तरीके से तबाह कर देगा। लूसियन ये कहता है कि अगर ऐसा होता है तो मैं बिल्कुल भी इस चीज से पीछे नहीं हटूंगा। मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे के ऊपर लूंगा क्योंकि जबकि मैंने उसके ऊपर भरोसा किया है तो जो भी गलती होगी वो मेरे ऊपर आएगी, इसलिए मैं इसका प्राइस पे करूंगा भले इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़ी। वहीं पर उसके रिएक्शन को देखकर आर्चड्यूक ये कहते हैं कि जब जो तुम्हारा शरीर है वो रिकवर हो जाता है तो तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना। ये सुनकर लूसियन काफी हैरान होता है। आर्चड्यूक आगे ये कहते हैं कि मैं तुम्हें पर्सनली लियोनहार्ड स्वॉर्ड को सिखाऊंगा क्योंकि आज से और अभी से तुम भी उस रेस के अंदर शामिल हो चुके हो जिस रेस के अंदर तुम्हारे दोनों भाई पीछे पड़े हुए हैं और वो रेस इस हाउस का नया हेड बनने का है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक कमरे के अंदर आर्चड्यूक और हेड बटलर मौजूद थे। वहीं पर हेड बटलर आगे ये कहता है कि मास्टर मुझे इसके लिए काफी ज्यादा शर्मिंदगी है जबकि मैं यहाँ पर हाउस ऑफ वाल्डे का दिमाग हूँ तो लेकिन फिर भी ये सब होने के बावजूद भी इतनी बड़ी चीज को मैं ध्यान में नहीं रख पाया। इस पर आर्चड्यूक ये कहते हैं कि काफी हो गया है, ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बॉर्डर इश्यूज के ऊपर फोकस करने को ज्यादा कहा और मुझे ये भी अच्छे तरीके से पता है कि तुम अकेले अपने इस कमजोर से शरीर के साथ काफी ज्यादा बोझ उठा रहे हो, इसलिए हम लोग ऐसा सोचेंगे कि जो थर्ड सन है उसने अपने लक की वजह से ये सारी चीजें पता लगाने में कामयाब हो पाया है जबकि जो ये सारी की सारी प्लानिंग है वो बर्नहार्ड ने किया है। तो तभी हेड बटलर आगे ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि वो ये सब पैसे या फिर इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहा है बल्कि वो आपके हुनर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। इस पर आर्चड्यूक ये कहते हैं कि वो इस मामले का इस्तेमाल करते हुए हिज मजेस्टी के पास जाकर गंदे ट्रिक्स खेलेगा जबकि उसे यह अच्छी तरीके से पता है कि आखिर एम्पायर की हालत कैसी है तो आखिर वो कैसे अपने सेफ्टी के बारे में सोचकर अंधा हो चुका है। और साथ ही साथ मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुगो ने थर्ड सन के साथ अपने आप को अटैच्ड कैसे कर लिया। इस पर हेड बटलर ये कहते हैं कि अगर आप जमीन पे देखें तो आपको ये लगेगा कि वो बस एक मामूली से गेमलिंग देन को मैनेज कर रहा है, लेकिन अगर हकीकत के बारे में बात करें तो वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का बॉस था जो कि अंडर वर्ल्ड के अंदर अपना काम कर रहा था। इसी चीज को सोचते हुए थर्ड यंग मास्टर ने उसे अपने साथ ले लिया। तो इसका मतलब ये है कि जो थर्ड यंग मास्टर का ग्रोथ है वो सच में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। आर्चड्यूक ये कहते
कहते हैं कि क्या तुम ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हो। वहीं पर वो ये कहते हुए काफी सीरियस लग रहे थे। वहीं पर वो अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि जो हुगो है उसने यहाँ पर अकेले ही अंदर वर्ल्ड के अंदर अपने पाँव जमाए थे, जहाँ पर हर तरफ चालाकियां और जाली मात चलती है। अगर वो ये बंदा सिंपल सी बात पर यकीन कर लेता कि कोई भी उसके सपने को पूरे कर सकता है तो वो कब का तबाह हो जाता। तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि उसने लूसियन के पोटेंशियल को देखा है और इसलिए उसे ये लगा कि वो उसके ऊपर अपनी जिंदगी को दांव पे लगा सकता है। वहीं पर वो ये सब सोचने के बाद हेड बटलर से ये कहते हैं कि जो ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं वो प्लान के मुताबिक काफी जल्दी है, लेकिन जबकि थर्ड सन ने अपने एबिलिटी को दिखा दिया है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उसके लिए रास्ते को खोल दूं। ये सुनकर हेड बटलर हैरान होते हुए ये कहते हैं कि आपका मतलब आर्च ड्यूक ये कहते हैं कि कल से मैं यह चाहता हूँ कि मैं उसे अपने फैमिली के सीक्रेट टेक्निक्स को सिखाऊं। इस पर हेड बटलर ये कहते हैं कि ये तो काफी बेहतरीन डिसीजन है। क्या आपके माइंड के अंदर कोई ऐसा बंदा है जो कि उसके लिए एक स्वॉर्डमैनशिप का टीचर बन सके? आर्च ड्यूक ये कहते हैं कि मैं इसके बारे में सर आइसन से बात करूंगा। वहीं पर ये सुनकर हेड बटलर काफी हैरान हो जाता है। आर्च ड्यूक आगे ये कहते हैं कि ये काफी पछतावा भरा होगा कि उनकी अभी के वक्त पर सेकुलेशन को तोड़ा जा रहा है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि जो ये टाइम होगा उनके लिए काफी मीनिंगफुल होगा। वहीं पर इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर से काफी ज्यादा ओरा सीधी लाइन पे ऊपर की तरफ जा रही थी। वहीं पर हमें उस ओरा के डायरेक्शन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था और वो कल्टीवेशन कर रहा था। वहीं पर इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें लूसियन के कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हांस इमोशनल होते हुए यह कहता है कि क्या ये बात सच है? क्या जो आपने अभी जो कुछ भी कहा क्या आप मजाक नहीं कर रहे थे? क्या आप सच में ऑफिशियल सक्सेसर कैंडिडेट बनने वाले हैं? वहीं पर ये सुनकर लूसियन उससे ये कहता है कि आखिर मुझे तुमसे कितनी मर्तबा हाँ कहना पड़ेगा तब तुम जाकर इसके ऊपर बिलीव करोगे? वहीं पर वो धीरे से हुगो से ये कहता है कि हुगो इस बच्चे का कुछ करो। वहीं पर ये सुनकर हुगो हांस को एक बच्चे की तरह ऊपर उठा लेता है और वो उससे ये कहता है कि सीनियर प्लीज आप शांत हो जाइए। अगर हम लोग यंग मास्टर के क्वालिटीज के बारे में बात करें तो ये तो आम बात है कि वो यहाँ पर सक्सेसर बन सकते हैं और साथ ही साथ वो आने वाले टाइम के अंदर इससे भी बड़े रास्ते के अंदर चलने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर जबकि आप सीनियर यंग मास्टर के राइट हैंड मैन है तो आपको इस तरीके से डरना नहीं चाहिए। वहीं पर ये सुनकर पहले तो हांस काफी हैरान होता है, फिर वो खुश होते हुए कहता है कि क्या मैं राइट हैंड मैन हूँ? वहीं पर वो और भी खुश होते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइम से यंग मास्टर की देखभाल की है। हाँ मैं ये मानता हूँ कि मैं काफी सारी चीजों के अंदर कमजोर हूँ, लेकिन साथ ही साथ जबकि तुम जैसा आउटस्टैंडिंग टैलेंट यहाँ पर मौजूद है तो और तुम यहाँ पर डर नहीं रहे हो तो आखिर मैं क्यों डरूंगा? वहीं पर ये सुनकर हुगो से उछालते हुए ये कहता है कि सीनियर हांस आप तो सच में काफी ज्यादा हम्बल हैं। इस पर हांस उससे ये कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो लेफ्ट हैंड मैन जूनियर हुगो? वहीं पर ये देखकर लूसियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस्ड बंदे को हायर किया जाता है वो सच में काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि हांस हुगो ने जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं है, जबकि जो ये बात है वो अभी के वक्त पर हाउस के अंदर ऑफिशियली अनाउंस्ड नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी जबकि तुम लोग मुझे फॉलो करते हो तो मैंने तुम्हें ये बात बताई है। वहीं पर वो आगे ये कहता है कि जो हांस है वो काफी ज्यादा कमजोर और काफी डरपोक है जो कि एक वीकनेस बन सकती है। हालांकि वो लूसियन की काफी ज्यादा केयर करता है और इसी चीज की वजह से उसे अपने साथ रखना काफी बेहतरीन आइडिया होगा। अगर वो यहाँ पर एक्सपीरियंस हासिल करते हुए आगे ग्रो करता है तो वो एक ऐसा टैलेंट बन जाएगा जो कि मेरे लिए इंटरनल अफेयर्स को मैनेज कर सके और साथ ही साथ वो बाकियों से मेरे लिए काफी ज्यादा रिलायबल बन जाएगा। और यहाँ पर मुझे हुगो के एबिलिटी के ऊपर भी शक नहीं है, बस मुझे उसके लिए नाइट बनने के लिए एक रास्ता ओपन करना पड़ेगा, तब जाकर मैं हुगो के एबिलिटी को पूरे तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ और वो एक ऐसा नाइट बनेगा जो कि आने वाले टाइम के
अंदर काफी पावरफुल बनेगा। इसलिए अब टाइम आ चुका है क्वांटिटी की जगह क्वालिटी के ऊपर ध्यान देने का। एक का करके मुझे सारे के सारे टैलेंट को अपने पास लाना है। वहीं पर वो आगे उनसे ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि मेरे बिजी होने का वक्त आ चुका है, क्योंकि जो आने वाली जो जर्नी है वो मैं अकेले पार नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम दोनों की मेरी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। हुगो ये कहता है कि यंग मास्टर मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। हंस ये कहता है कि हाँ यंग मास्टर आप हमारे ऊपर सारी चीजें छोड़ सकते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अरेना के अंदर लूसियन मौजूद था और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मेरे पास्ट लाइफ के अंदर मैंने यहाँ पर पूरी कॉन्टिनेंट सर्च कर डाली एक चीज को खोजने के लिए, और वो था एंसेस्टर्स का एसेंस, जिसे कि आप मार्शल आर्ट्स कह सकते हैं। कहा जाता है कि अगर तुम उससे हासिल कर लेते हो तो तुम स्वर्ड के रेलम के अंदर जा सकते हो और तुम उसके बाद स्वर्ड फॉर्म्स को हासिल कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पर इससे और भी एक हायर रेलम आती है जिसे कि एडवांस स्वर्ड फॉर्म्स कहा जाता है। लेकिन कुत्ते की तरह सफर करने के बाद मेरे हाथों में क्या लगा, मुझे एक एडवांस्ड स्वर्ड फॉर्म्स नहीं मिला जिसकी मुझे काफी ज्यादा चाह थी, और ना ही मुझे इंटरमीडिएट स्वर्ड फॉर्म्स मिला जिसे कि सिर्फ नाइट कैप्टन से ही सीख सकते हैं। लेकिन मुझे उस वक्त पर एक अप्रेंटिस नाइट वाला वर्जन वाला एक स्वर्ड फॉर्म मिला। लेकिन ये बात तो जाननी पड़ेगी कि यहाँ पर बिना नोबल वाली ब्लड लाइन के कोई भी स्वर्ड फॉर्म तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगी। लेकिन फिर भी ये सब जानने के बावजूद भी, एक छोटा मोटा मर्सनरी होने के बावजूद भी, जब मुझे ये चांस मिला कि मैं स्वर्ड फॉर्म को सीख सकता हूँ तो ये मेरे लिए एक हेवनली लक था। लेकिन जितने भी लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं थे, उन्होंने हाई रैंकिंग के स्वर्ड फॉर्म्स को सीखते हुए मुझे कब का पीछे छोड़ दिया था, और जब भी इसकी वजह से मैं अपने स्क्वाड मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने में फेल हुआ करता था तो मुझे हमेशा ये बात खाई जाती थी कि काश मेरे पास पावरफुल स्वर्ड फॉर्म होती। लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि मुझ जैसे बंदे को इतना अच्छा मौका मिलेगा कि मैं यहाँ पर हाउस वाल्डे के सक्सेसर के तौर पर यहाँ पर मौजूद हूँ, और साथ ही साथ मुझे एडवांस स्वर्ड फॉर्म को यहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा जो कि एडवांस स्वर्ड फॉर्म से काफी आगे है। मुझे एक चांस मिल रहा है लायन हार्ट स्वर्ड को सीखने का। वहीं पर वो आगे अपने मन के अंदर ये कहता है कि आखिर जो ये स्वर्ड मेनशिप होगी वो कितनी अमेजिंग होगी। तभी वो काफी हैरान हो जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैंने तो शुरुआत करने से पहले ही काफी टेंशन ले रखा है, क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप को सीखने के लिए काफी टाइम बचा हुआ है। लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट की वजह से मैं टाइम से पहले यहाँ पहुँच चुका हूँ, इसलिए चलो यहाँ पर अपने दिमाग को शांत करते हुए लेसन से पहले सर्कुलेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेरे पास्ट लाइफ के अंदर बिना किसी सिस्टम के मैंने स्वॉर्डमैनशिप सीखा जिसे कि मैंने चोरी किया था, लेकिन अब मेरे पास काफी सारे मौके हैं और भी बेहतरीन चीजों को करने के लिए। वहीं पर वो ये कहकर यहाँ पर अपनी सर्कुलेशन चालू कर देता है जिससे कि आप कल्टीवेशन समझ सकते हैं। वहीं पर इसी के साथ ही कुछ टाइम बीत जाता है और हमें एक परछाई को इस ट्रेनिंग ग्राउंड में आता हुआ दिखाया जाता है और वो बंदा एक ओल्ड मैन होता है। वहीं पर वो लूसियन को देखकर अपने मन के अंदर ये कहता है कि काफी ज्यादा टाइम बीत चुका है लेकिन वो हल्का सा भी हिला नहीं है। आखिर यहाँ पर क्या चीज हुआ जिसकी वजह से मुझे उसका पास्ट सेल्फ जो कि काफी कमजोर था वो दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें पिछले रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो आर्च ड्यूक थे वो इस ओल्ड मैन से मुलाकात करते हैं और वो उससे ये पूछते हैं कि सर आइसन क्या आप लूसियन के लिए स्वॉर्डमैनशिप टीचर बन सकते हैं। मुझे पहले ये लगा करता था कि उसके ऊपर कोई भी खौफ नहीं है, लेकिन दोबारा देखने के बाद मुझे ये लगता है कि उसके ऊपर कुछ बहुत यकीन कर सकते हैं और जो ये चीज है वो आपके लिए इंटरटेनमेंट भी कर सकती है। वहीं पर ये सुनकर सर आइसन ये कहते हैं कि जबकि आप ये बात कह रहे हैं तो उसकी जो टैलेंट तो होगी वो ऑर्डिनरी नहीं होगी। आर्च ड्यूक ये कहते हैं कि मैं टैलेंट के बारे में तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जो उसकी माइंड सेट है वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। जब आप उससे खुद से देखेंगे तो आप इसके बारे में समझ जाएंगे। वहीं पर इसी के साथ ही हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर वो लूसियन को देखकर स्माइल कर रहे थे और हमें अब जाकर अच्छे तरीके से इनके बारे में बताया जाता है। ये एक स्वर्ड सेंट है और इनका नाम आइसन ब्रीथनर है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें स्वर्ड सेंट के बारे में बताया जाता है जो कि एक ऐसा सुपर ह्यूमन होता है जिसने की सर्कुलेशन के लिमिट को रीच कर लिया होता है और जब कोई बंदा ऐसा कर पाता है तो उसे एक सुप्रीम टाइटल मिलता है जिसने की यहाँ पर स्वर्ड फॉर्म्स के हाईएस्ट लेवल पर कदम रख लिया है जो कि एम्पायर के इतिहास में काफी ज्यादा रेयर माना जाता है और उसे तुम एक स्वर्ड्समैन के गोद की तरह देख सकते हो। उस जैसा लेजेंडरी फिगर मेरे सामने खड़ा है। वहीं पर लूसियन सर्कुलेशन करके खड़ा हो चुका था और उसे अपने सामने स्वर्ड सेंट देखने को मिलते हैं इसलिए वो काफी हैरान था। वहीं पर उसे हैरान होता हुआ देखकर सर आइसन ये कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा टाइटल है जिससे कि मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, इसलिए मैं एक बूढ़े आदमी के अलावा कुछ भी नहीं हूँ और साथ ही साथ आप यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर हैं जो कि सक्सेसर कैंडिडेट में से आते हैं, तो आखिर आप इतने इजीली मेरे सामने सर कैसे झुका सकते हैं। लूसियन ये कहता है कि भले मैं यहाँ पर अपने फैमिली की स्टेटस को नीचे नहीं गिरा सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट देने से रुक कैसे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर मास्टर और सर्वेंट के रिलेशनशिप को साइड करूँ तो आप सच में एक ऐसे इंसान हैं जिससे कि रिस्पेक्ट देना मेरा फर्ज बनता है। वहीं पर वो ये सब काफी प्यारी फेस के साथ कह रहा था जिसे कि देखकर सर आइसन भी काफी हैरान थे। वहीं पर वो उससे ये कहते हैं कि अगर तुम इसके लिए इंजिस्ट करते हो तो आपको जैसा लगता है आप वैसा कह सकते हैं यंग मास्टर। इस पर लूसियन ये कहता है कि आपका शुक्रिया आदम इस बात को समझने के लिए। वहीं पर सर आइसन ये कहते हैं कि तो चलिए यहाँ पर ट्रेनिंग को चालू करते हैं। लूसियन ये कहता है कि हाँ ये काफी बेहतरीन है। वहीं पर सर आइसन आगे ये कहते हैं कि थर्ड यंग मास्टर क्या आप यहाँ पर आउटडोर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर दौड़ना चालू कर सकते हैं। वहीं पर ये सुनते के साथ ही लूसियन फौरन से दौड़ने के फॉर्म पे आते हुए उनसे ये कहते हैं कि क्या मुझे अभी ये चीज शुरू करना है। वहीं पर ये देखकर सर आइसन काफी हैरान हो जाते हैं और वो उससे ये कहते हैं कि थर्ड यंग मास्टर प्लीज आप यहाँ पर थोड़ा सा रुके। इस पर लूसियन ये कहता है कि क्या यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। सर आइसन ये कहते हैं कि आपको इसके लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है। क्या आप ये नहीं पूछना चाहते कि आखिर आपको क्यों भागना है और कितने देर तक भागना है। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि आखिर मैं ये एक्टिविटी क्यों करवा रहा हूँ, आप ये पूछ सकते हैं। लूसियन ये कहता है कि मैं भी इसके बारे में जानना चाहता हूँ लेकिन जबकि आपने ये कहा है तो ये पक्का काफी जरूरी होगा, इसलिए आपने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं समझी। वहीं पर लूसियन आगे ये कहता है कि जबकि मैं आपका स्टूडेंट हूँ तो आप मुझे जो कुछ भी सिखा रहे हैं मुझे उसको फॉलो करना ही पड़ेगा ना। वहीं पर उसकी बातों को सुनकर सर आइसन अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि जो इनकी रिएक्शन और जो उनकी आंखें हैं वो सच में बाकी यंग मास्टर से काफी डिफरेंट है। जो ये बच्चा है वो स्वर्ड्स के लिए काफी ज्यादा लगाव रखता है। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि आर्चड्यूक का आखिर क्या मतलब था मुझे वो समझ में आ चुका है। वहीं पर वो ये सोचकर लूसियन से ये कहते हैं कि ये काफी बेहतरीन है थर्ड यंग मास्टर, तो आप इस चीज को शुरू कर सकते हैं। वहीं पर ये सुनते के साथ ही लूसियन बिना टाइम गवाए हुए फौरन से स्टेडियम में रनिंग करने के लिए चला जाता है और वो इस पूरे स्टेडियम के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। वहीं पर वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर मैं सच बताऊं तो यहाँ पर एक और रीजन था कि मैंने बिना कुछ कहे उनके ऑर्डर को क्यों फॉलो किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पहले ही ये गेस कर लिया था कि आखिर इस दौड़ का मतलब क्या है, इसलिए वो मेजर कर सकते हैं कि आखिर जो मेरी क्वालिफिकेशन है उनके डिसाइबल के तौर पर कैसी होगी। अगर मैं दूसरी भाषा में बात करूं तो वो मेरे पोटेंशियल के बारे में जानना चाहते हैं और मेरे पास्ट लाइफ के अंदर जब मैं मर्सनरी का कैप्टन हुआ करता था तो मैं इसी मेथड का इस्तेमाल किया करता था। जब कभी भी तुम इस जैसे छोटे मोटे काम को एक रुकी को देते हो तो उसके रिएक्शन और उसके एटीट्यूड से ही तुम उसके बारे में काफी कुछ जान सकते हो। वहीं पर वो पीछे की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि जबकि मैंने यहाँ पर काफी बेहतरीन आंसर के साथ अपने माइंड सेट को उनके सामने रखा है तो अब एक ही चीज बची है, अपने लक्ष्य को पाने की जिद को दिखाना। मैं तब तक दौड़ूंगा जब तक कि मैं यहाँ बेहोश नहीं हो जाता हूँ। वहीं पर इसी के
साथ ही उसके दौड़ते हुए 1 घंटे बीत जाते हैं। वहीं पर लूसियन हैरान होते हुए ये कहता है कि आखिर ये चीज क्या है, आखिर इसमें गलती क्या हो रही है। मैं पागलों की तरह 1 घंटे से भाग रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूँ, बल्कि मैं जितना भाग रहा हूँ, जो मेरा शरीर है वो पहले से और भी लाइट होता जा रहा है। मैंने बस यहाँ पर अपने शरीर को रिकवर करने के लिए काफी ज्यादा प्रोड्यूस किए हुए नेक्टर को कंज्यूम किया था, और मैंने बस यहाँ पर एक्सरसाइज के तौर पर कदम ही आगे बढ़ाई थी। तो आखिर ये कैसे हो सकती है? मुझे उसे इतने टाइम से भागता हुआ देखकर सर आइसन भी हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि मैंने बस यहाँ पर उनके जनरल स्टेट को जानने के लिए उन्हें भागने के लिए कहा था, और मेरे पास उनके लिए ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं थी उनके फिजिकल एबिलिटीज को लेकर, लेकिन जो ये चीज मेरे सामने हो रहा है वो लॉजिक को डिफाई करता है। उनके शरीर के अंदर से एक बूंद की भी पसीना नहीं गिर रही है, और साथ ही साथ जो उनकी ब्रीथिंग है वो एक जमे हुए लेक की तरह है। यहाँ तक कि एक नाइट जिसने कि अपने माना को काफी टाइम तक ट्रेंड किया है, वो इस जैसी हालत को कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकता है, और ये आसान भी नहीं होता है। क्या जो ये बंदा है वहीं पर वो ये कहकर अरेना के अंदर चले जाते हैं, और वो लूसियन से ये कहते हैं कि तुम यहाँ पर इस चीज को अंत करो, तुम भागना बंद करो। ये सुनकर लूसियन हैरान होते हुए ये कहता है कि क्या यहाँ पर कुछ हुआ है? वहीं पर सर आइसन आगे ये कहते हैं कि थर्ड यंग मास्टर, मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्या आज सुबह के वक्त पर जब आप अरेना के अंदर बैठे हुए थे तो क्या आप अपने शरीर को और माइंड को काम कर रहे थे? क्या आप उस वक्त पर मेडिटेट ना करते हुए सर्कुलेशन कर रहे थे? इस पर लूसियन ये कहता है कि अगर आप उस बारे में बात कर रहे हैं जो कि मैंने सुबह के वक्त पर किया था, तो हाँ, मैंने उस वक्त पर सर्कुलेशन को परफॉर्म किया था, क्योंकि यहाँ पर सबसे बेहतरीन चीज होती है अपने दिमाग को साफ करना। वहीं पर ये सुनकर सर आइसन अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि तो मेरा गेस इस जगह पर सही था। वहीं पर वो आगे लूसियन के पास जाते हुए ये कहते हैं कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन क्या मैं आपके फिजिकल कंडीशन को चेक कर सकता हूँ? अगर आपको यहाँ पर हल्का सा भी अजीब लगता है तो आप प्लीज मूव मत कीजिएगा। और वो ये कहकर लूसियन के हाथ को पकड़कर अपने माना को उसके शरीर के अंदर सर्ज करते हैं, और वो जैसे ही उसके शरीर के अंदर अपने माना के द्वारा फील करते हैं तो वो काफी हैरान हो जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि मुझे इसके बारे में पहले शक था, लेकिन अब मुझे ये देखकर यकीन हो चुका है कि जो थर्ड यंग मास्टर है उन्होंने मेरी ही तरह सर्कुलेशन के आखिर तक पहुंच चुके हैं। हालांकि अगर मैं अच्छी तरीके से इसको देखूं तो ये चीज मुझसे काफी अलग है। वो मैं जिस रेलम के अंदर हूँ वो उससे भी आगे पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल से मुझे यह लगता है कि जो ये बच्चा है वो एक नया रास्ता को खोल रहा है। वहीं पर सर आइसन लूसियन के शरीर को चेक करने के बाद कांपते हुए हाथों से उससे ये पूछते हैं कि थर्ड सन, आखिर जो ये चीज है वो कब से हो रही है? आखिर आपने कब सर्कुलेशन के आखिरी तक अपनी कदम को पहुंचा लिया? यह सुनकर लूसियन हैरान होते हुए कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, क्या मैं आखिर तक पहुंच गया? आखिर आपका इससे मतलब क्या है? सर आइसन ये कहते हैं कि मैंने थोड़े देर पहले तुम्हारे पूरे शरीर के कंडीशन को चेक किया, और इससे मुझे ये पता चला कि जो आपकी माना की प्योरिटी है वो एक स्नो फील्ड के स्नो की तरह है, और साथ ही साथ जो आपकी इंटीरियर है वो एक शेप के अंदर फॉर्म हो चुकी है, जिसकी वजह से आप अपने माना एफिशिएंसी को काफी ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं, एक वाटर व्हील की तरह। और ये वही स्टेज है जहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट में से काफी कम ही वहाँ तक पहुँच जाते हैं, जो कि पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, तब जाकर उनका ये सपना पूरा होता है। वहीं पर यह सुनकर लूसियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली थी, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि वो सच में परफेक्शन के पास पहुंच चुका है। अगर ऐसी बात है तो मुझे इस चीज को वापस से हाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही इस शरीर को लेकर काफी सारे क्वेश्चंस थे, और वो जो
सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो एक स्वर्द सेन थे मुझे दे सकता है। वहीं पर लूसियन आगे ये कहता है कि अगर मैं आपको आंसर दूं तो मैंने 1 मंथ पहले ही सर्कुलेशन चालू कर दिया था और मुझे ये एहसास हुआ कि शुरुआती टाइम से ही जो मेरी माना पाथ है वो सारे के सारे ओपन हैं। ये सुनकर स्वर्द सेंट काफी हैरान हो जाते हैं। लूसियन आगे ये कहता है कि मुझे ये लगा था कि जो सर्कुलेशन होती है वो काफी ज्यादा दर्द भरी रास्ते से होकर गुजरती है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो उन्हें तोड़ते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं है। वहीं पर ये सुनकर सर आइसन अपने मन के अंदर ये कहते हैं कि तुमने काफी टाइम पहले ही मेरे एक्सपेक्टेशन को काफी ज्यादा पार कर लिया है। जो मैं अभी हालत के अंदर हूँ मुझे यहाँ पर पहुँचने के लिए काफी सारे साल लग गए थे। जबकि मैं तुम्हारी हालत को देख पा रहा हूँ तो मुझे वो एंशिएंट स्वर्ड्समैन की याद आ रही है जिन्हें की कहा जाता था कि वो एक ही अटैक के अंदर माउंटेन और सीज को अलग कर सकते हैं। तो वो कहानियां नहीं थी। वहीं पर ये सब सोचने के बाद सर आइजन आगे लूसियन से ये कहते हैं कि थर्ड सन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ मैं ये मानता हूँ कि इससे आपकी बेइज्जती हो सकती है, लेकिन क्या आप यहाँ पर हाउस वाल्दे के सक्सेसर के पोजीशन को छोड़ सकते हैं? वहीं पर यह सुनकर लूसियन काफी हैरान हो जाता है और वो उनसे ये कहता है कि सर आइजन आखिर आप क्या कह रहे हैं? क्या मुझे सक्सेसर पोजीशन को छोड़ना होगा? क्या मेरे शरीर के अंदर कुछ गलत है, जैसे कि मैं यहाँ पर स्वर्ड फॉर्म्स को सीख नहीं सकता हूँ, या फिर मेरे माना के साथ कुछ बुरा हुआ है? सर आइजन ये कहते हैं कि जो ये चीज है वो पूरे तरीके से अलग है। जो आपकी शरीर है वो एक आइडियल वेसल की तरह है। आपके पास ये पावर है कि आप अपने माना की एफिशिएंसी को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ आप इससे आगे वाले स्टेज के अंदर भी पहुंच सकते हैं। अगर मैं दूसरी भाषा में बात करूं तो अगर आप सिर्फ स्वर्ड के ऊपर फोकस करेंगे तो आपके लिए नया स्वर्ड सेंट बनना एक पत्ते की खेल की तरह होगी। वहीं पर ये सुनकर लूसियन हैरान होते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि स्वर्ड सेंट के आगे वाले रेलम के अंदर कदम रखना मुझे पहले से ये पता था कि जो लूसियन की शरीर है वो काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन जो ये सिचुएशन है वो तो मेरे एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा आगे निकल चुकी है। जब मुझे ये लगा कि मैं यहाँ पर एक एंशिएंट स्वर्ड फॉर्म लियोनहार्ड स्वर्ड को सीख सकता हूँ तो मुझे ये लगा था कि मैं यहाँ पर अपने पाथ के पीक तक पहुँच चुका हूँ, जिसकी मैंने अपने पास्ट लाइफ के अंदर हमेशा ख्वाहिश की थी। लेकिन जब मैंने उससे आगे देखा तो मुझे स्वर्ड का वो पिनेकल दिखाई दिया जिस तक पहुँचने के लिए लोग सोच भी नहीं सकते हैं। वहीं पर लूसियन आगे ये कहता है कि क्या आप मुझे इसका रीजन बता सकते हैं कि आखिर आप ये क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या मैं इस जगह पर दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता हूँ? सर आइजन ये कहते हैं कि हाँ ये बात सच है थर्ड सन। अगर मैं आपको सच बताऊं तो मेरे पास ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। यहाँ पर सर्कुलेशन की पावर की वजह से 100 साल से प्लस होने के बावजूद भी मैं मूव कर पा रहा हूँ, लेकिन जो मेरी शरीर बूढ़ी हो रही है मैं उससे ज्यादा टाइम तक रोक नहीं पाऊंगा। अगर मैंने आज तक जब तक जिंदा हूँ और इस जिंदगी के अंदर मैंने जो कुछ भी सीखा है, अगर मैं आपको पास डाउन कर लूंगा तो फिर भी आपको यहाँ पर काफी टाइम लगेगा अपने स्वर्ड को फोकस करते हुए पूरी पावर हासिल करने के लिए। वहीं पर ये सुनकर लूसियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि अगर जो मेरी याददाश्त है वो सही है तो जो स्वर्ड सेंट है वो आने वाले 8 सालों के अंदर मारे जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि उनका कहना ये सच है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। अगर मैं आइडियली बात करूँ तो मैं स्वर्ड सेंट के ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ और सिर्फ स्वर्ड पर फोकस करना चाहता हूँ। हालांकि जो आने वाला फ्यूचर के अंदर तबाही मचने वाला है मैं उससे सिर्फ मार्शल पावर के जरिए ही रोक नहीं पाऊंगा। इन सारे तबाही को सरवाइव करने वाले वही लोग होंगे जिनके पास लेजिटिमेसी होगी। हाँ मैं यह मानता हूँ कि मैंने इसी मोमेंट का हमेशा इंतजार किया है, लेकिन वहीं पर वो आगे सर आइसन से यह कहता है कि सर आइसन मुझे इसके लिए माफ कीजिएगा, मैं हमेशा वाल्दे का ही रहना चाहूंगा। वो उदास होते हुए ये कहता है कि हाँ मैं यह मानता हूँ कि आपने मुझे काफी बेहतरीन ऑफर दिया है,
लेकिन फिर भी मुझे माफ कीजिएगा, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। सर आइजन ये कहते हैं कि यहाँ पर आपको नहीं बल्कि मुझे शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि मैंने थर्ड सन को काफी मुश्किल हालत में लाकर खड़ा किया है। अगर मैं सच बताऊं तो मैं एक लालची बूढ़ा आदमी हूँ, क्योंकि मैं आपके जरिए चाह रहा था कि मैं इस दुनिया के अंदर अपना कुछ छोड़कर जाऊं। वहीं पर ये सुनकर लूसियन पहले कुछ नहीं बोलता है, तभी वो आगे स्माइल करते हुए ये कहता है कि सर आइजन, क्या बाई एनी चांस अगर मेरी जगह कोई और भी टैलेंटेड बंदा मौजूद होगा तो आखिर आप क्या करेंगे? वहीं पर इसी के साथ ही सीन चेंज होता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि घुड़सवारी करते हुए अस्तबल के अंदर आता है। तभी उसके सामने एक सर्वेंट भागा भागा आता है और वो उससे यह कहता है कि यंग मास्टर, थर्ड सन का जो हमें न्यूज मिला था उसे फैक्ट के तौर पर कंफर्म कर लिया गया है। वहीं पर ये सुनकर घुड़सवारी करता हुआ बंदा काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि जो बकवास सी स्टोरीज थी वो सच थी क्या? जो वो कमीना आदमी है उसे एक सक्सेसर कैंडिडेट के तौर पर चूज कर लिया गया है। वहीं पर इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये हाउस वाल्डेक का फोर्थ सन जोशुआ वाल्डेक है। वहीं पर वो सर्वेंट आगे ये बताता है कि जैसा कि हमने रूमर्स में सुना था वैसी सारी चीजें हुई थी। यहाँ पर आर्च ड्यूक ने अपने थर्ड सन को सक्सेशन के लाइन पे ला दिया है और अभी के वक्त पर वो सर आइसन के गाइडेंस को ले रहे हैं और ये बात भी कंफर्म्ड हो चुकी है कि जो सर आइसन है वो उन्हें स्वर्ड्समैनशिप की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वहीं पर यह सुनकर जोशुआ गुस्सा होते हुए ये कहता है कि शुरुआत से ही यहाँ पर हमारे दोनों भाइयों ने रास्ते को ब्लॉक करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी तीसरे बंदे की एंट्री नामुमकिन थी। लेकिन तुम मुझसे ये कह रहे हो कि यहाँ पर एक और फैक्शन उभर कर आने वाला है। आखिर वो बंदा बाहर आकर क्या कर रहा है? क्या वो कमरे के अंदर ही बंद नहीं रह सकता था? वहीं पर उसकी बातों को सुनकर उसका सर्वेंट उससे ये कहता है कि यंग मास्टर, आपको संभल कर अपने शब्दों का चयन करना चाहिए। जोशुआ गुस्सा होते हुए ये कहता है कि आखिर में ऐसे सिचुएशन के अंदर शांत कैसे रह सकता हूँ? मैंने यहाँ पर कितनी सारी मुश्किलात का सामना करते हुए कुछ टैलेंट्स को इकट्ठा किया था, लेकिन उस जैसे लूसियन बंदे की वजह से जो कि मुझसे सिर्फ कुछ ही महीनों का बड़ा है, वो यहाँ पर मुझसे पहले ही यहाँ पर सक्सेशन लाइन के अंदर आ चुका है। मुझे यह लगता है कि मैं ऐसे ही साथ नहीं बैठ सकता हूँ, यहाँ पर कोई ना कोई तो तरीका होगा। मेरे पर उसके दिमाग के अंदर कुछ आइडिया आता है और वो आगे यह कहता है कि बटलर, जबकि जो लूसियन है वो स्वर्ड को सीखना चालू किया है तो उसे जल्दी ही एक स्पेयरिंग पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। वहीं पर वो आगे उससे यह कहता है कि जल्दी करो और यहाँ पर 2 शार्प स्वर्ड्स को तैयार करो। वहीं पर ये सुनकर बटलर हैरान हो जाता है। जोशुआ आगे यह कहता है कि तुम यहाँ पर लकड़ी की तैयार की हुई स्वर्ड को मत देना, बल्कि तुम यहाँ पर असली कॉम्बैट में इस्तेमाल की जाने वाली जिंदा ब्लेड को तैयार करना, क्योंकि मुझे उसे सिखाना है कि उसके सक्सेसर के लाइन में आने के बावजूद भी कुछ नहीं बदला है। वहीं पर इसके बाद हमें फिर से लूसियन को दिखाया जाता है जो कि सर आइसन से यह कहता है कि क्या हो अगर यहाँ पर मेरे अलावा भी एक और ऐसा कैंडिडेट हो जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। हाँ, मैं ये मानता हूँ उसे खोजने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पक्का कोई ना कोई तो यहाँ पर उभर कर आएगा जो कि यहाँ पर स्वर्ड सेंट आइसन के मार्क को इस दुनिया के अंदर जिंदा रखेगा। वहीं पर उसकी बात को सुनकर पहले तो सर आइसन कुछ सोचते हैं और वो आगे ये कहते हैं कि जो मेरा दिल है वो काफी भारी लग रहा है, क्योंकि मैंने जाने अनजाने में थर्ड यंग मास्टर के ऊपर काफी बड़ा बोझ डाल दिया है। ये मेरे लिए काफी है कि आप मुझ जैसे बूढ़े व्यक्ति के लिए इस तरीके के सोचते हैं, इसलिए प्लीज आप यहाँ पर अपने आप को परेशान ना करें और इस मामले के ऊपर और ना घुसे। मेरे लिए काफी है कि आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं। वहीं पर उनकी बात को सुनकर लूसियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि उनको मेरी सारी बातें बकवास लग रही होगी, क्योंकि मुझ जैसा यहाँ पर एक नोविस जिसने की फिलहाल में इस वर्ड को उठाया है, वो उनसे ये कह रहा है कि वो एक बेहतरीन टैलेंट को उनके सामने लेकर आएगा। हालांकि आप मेरे ऊपर यकीन कर सकते हैं, क्योंकि अगर जो इस लूसियन की शरीर है वो एक हेवन से भेजा हुआ वेसल है जिसे कि स्वर्ड सेंट ने एक्नॉलेज्ड किया है, तो यहाँ पर एक और बंदा जिसे कि हेवन सेंट टैलेंट कहा जा सकता है वो भी जरूर है। मेरे पास्ट लाइफ के अंदर एक
एक ऐसा बंदा मौजूद था जिसकी जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन थी वो देखने से उतनी ताकतवर नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ स्वर्ण फॉर्म को, जो कि काफी कमजोर स्वर्ण फॉर्म थी, उसे सीखने के बाद वहीं पर इसी के साथ ही हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर काफी सारे नाइट्स एक बच्चे के ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए जंप कर जाते हैं, लेकिन वो बच्चा इतना फास्ट था कि उसने एक ही स्ट्राइक के अंदर उन सारे नाइट्स को खत्म करते हुए आगे कदम बढ़ा लिया था। वहीं पर लूसियन ये बताता है कि वो इतना ज्यादा टैलेंटेड था कि उसने अपने टैलेंट के दम पे ही पूरे बैटलफील्ड की जो दिशा थी वो पूरे तरीके से बदल दी थी, जिसे कि स्वर्ण डीमन फेलिक्स के नाम से जाना जाता था। वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट वेसल था और वही बंदा आगे जाकर सर आइसन आपका डिसाइबल बन के आपकी सारी चीजें इनहेरिट करेगा। वहीं पर इसी के साथ ही हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सर आइसन थे वो लूसियन को लेकर अरेना में आ चुके थे, जहाँ पर लूसियन के हाथों में एक उदन स्वर्ण मौजूद थे और सामने की तरफ एक आर्मर पहने हुए एक पुतला तैयार था। सर आइसन आगे ये कहते हैं कि यहाँ पर स्वर्ण फॉर्म्स को सिखाने से पहले मैं ये एग्जामिन करना चाहता हूँ कि आखिर आपने कितना कुछ अचीव किया है। अभी आपका सामना एक उदन डमी से है, आपको यहाँ पर उसके ऊपर सबसे पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल और उसके बाद डायगोनल कट्स लगाने हैं, एक के बाद एक। अगर आपने सर्कुलेशन कर रखा है तो आप अपने माना को भी मैनिपुलेट करने के काबिल हैं, इसलिए जो आपका आखिरी वाला मूव होगा आप प्लीज उसमें माना इन्फ्यूज्ड करके स्वर्ण स्ट्राइक कीजिएगा। वहीं पर ये सुनकर लूसियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये मेरी पहली दफा है कि मैं लूसियन के शरीर के साथ स्वर्ण को होल्ड कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अपने स्किल को एक लेवल पर ले जाकर संभालना होगा। वहीं पर वो ये कहकर स्ट्राइक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो इसी के साथ ही एक लाइन से सबसे पहले वर्टिकल कट लगाता है, फिर हॉरिजॉन्टल कट लगाता है, इसके बाद वो ड्रैगोनल कट लगाता है और लास्ट में वो अपने माना को स्वर्ण में फ्यूज करते हुए एक काफी ज्यादा बड़ी स्ट्राइक उदन स्वर्ण के ऊपर लगाता है, जिससे कि वो उदन पुतला होता है वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। वहीं पर ये सब करने के बाद लूसियन स्माइल करते हुए अपने मन के अंदर ये सोचता है कि जो अभी के वक्त पर जो मैंने मूवमेंट दिखाए हैं वो ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाई है, लेकिन फिर भी एक बिगनर के लिए ये उतनी भी बुरी नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या जो सर आइसन है वो इसके लिए और भी ग्रीडी होंगे, और वो ये सब सोचकर जैसी पीछे की तरफ मुड़ता है उनके रिएक्शन को देखने के लिए तो उनके चेहरे पे कोई भी रिएक्शन नहीं था। वहीं पर वो आगे लूसियन से ये कहते हैं कि मुझे यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर के स्किल के ऊपर एक्सपेक्टेशन था, लेकिन फिर से आपने मुझे सरप्राइज कर दिया। अगर मैं आपको एक सिंगल वर्ड के अंदर बताऊं तो ये एक नंबर की घटिया थी। वहीं पर ये सुनकर लूसियन काफी हैरान हो जाता है और वो ये पूछता है कि सर आइसन आखिर आपका इससे मतलब क्या है। सर आइसन ये कहते हैं कि जैसा कि मैंने कहा थर्ड यंग मास्टर आप वही समझ सकते हैं, मुझे ये पता नहीं है कि आखिर इसकी क्या रीजन है, लेकिन जब भी आप अपने स्वर्ण को पकड़ते हैं तो आप काफी सारे बुरे हैबिट को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। आप बेसिक्स को इग्नोर करते हुए सरवाइव करने के लिए सामने स्वर्ण का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एक मर्सनरी करता है। वहीं पर यह सुनकर लूसियन काफी हैरान हो जाता है। सर आइसन ये कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ पावर के ऊपर फोकस करते हुए और स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ फाइट करने के लिए जाना ये काफी अजीब तरीका है, जिसकी वजह से जो स्वर्ण की शार्पनेस है वो काफी डल हो जाती है और आपके मूवमेंट्स के दौरान काफी गैप्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये चीज उतनी बेहतरीन नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर फाइनल स्ट्राइक के बारे में बात करूँ तो आखिर आपको कितना टाइम लगा अपने स्वर्ण में माना को फ्यूज करने के लिए। लूसियन ये कहता है कि मुझे लगभग यहाँ पर 1 या 2 सेकेंड लगे थे। ये सुनकर सर आइसन ये कहते हैं कि आपको ये कम लगता है और आप इसे इतने कम समझकर मेंशन कर रहे हैं। वहीं पर ये सुनकर लूसियन काफी हैरान हो जाता है और वो सामने के नजारे को देखकर और भी चौंक जाता है, क्योंकि सामने की तरफ सर आइसन ने अपने स्वर्ण को लूसियन के गले पर रख रखा होता है और वो आगे उससे ये कहते हैं कि ये टाइम इतना काफी होता है कि कोई भी ओपोनेंट आपका सर धड़ से अलग कर सकता है, इसलिए आपको टाइम को अच्छे तरीके से समझना होगा कि आखिर वो कितना इम्पोर्टेंट होता
होता है, क्योंकि जो आपका दुश्मन होगा वो इस टाइम का इस्तेमाल करते हुए आपको खत्म कर सकता है। वहीं पर उनकी बातों को सुनकर लूसियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि जब तक कि जो वो स्वर्ड था वो मेरे गले तक नहीं आया था, मुझे इसके बारे में नोटिस भी नहीं हुआ। मैं तो सच में एक नंबर का गधा था पहले, और इसी चीज की वजह से बिना किसी रियलाइज किए हुए मैं उस कमांडर के हाथों मारा गया था। वहीं पर लूसियन आगे ये कहता है कि आपने जो अभी शब्द मेरे साथ शेयर करे हैं मैं उसे समझते हुए पूरे तरीके से इस्तेमाल करूंगा, और मेरे जो माइंडसेट के अंदर गलत हैबिट्स हैं मैं उसे सुधारूंगा। वहीं पर ये सुनकर सर आइसन स्माइल करते हैं और वो उससे ये कहते हैं कि थर्ड यंग मास्टर, भले जो आपके पास नेचुरली गिफ्ट हुई शरीर मौजूद है, लेकिन वो इस जगह पर इससे ये मतलब नहीं निकलता है कि आप ही हमेशा जीतेंगे। अगर आप यहाँ पर सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर रहेंगे तो आप कभी भी एक स्किल्ड माना यूजर को नहीं हरा सकते हैं, और अगर जो आपकी शरीर है वो माना के जरिए सपोर्ट नहीं की जाएगी तो जो आपकी पावर है वो बिल्कुल बेकार जाएगी, जिसकी वजह से आप हमेशा मुसीबत के अंदर आ जाएंगे। इसलिए अगर आपको अपने स्वर्ग के थ्रू पावर को निकालना है तो जो इंटरनल होगी और जो एक्सटर्नल पावर्स होगी जो कि लगते तो अलग अलग हैं, उन्हें एक साथ में सिंगल फ्लो करवाना होगा, जिसके बाद ही एक हार्मोनी जिसे कि ट्रू माइट कहा जाता है वो रिलीज होगी, और वो ये कहते के साथ ही अपने इस पावर से उदन दोल के ऊपर अटैक करते हैं। पहले तो ये लगता है कि उदन दोल को कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अचानक से एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है और वो उदन दोल पूरे तरीके से हवा में मिल जाता है। सर आइसन आगे ये कहते हैं कि थर्ड यंग मास्टर, आपको आज से और अभी से इसी स्वर्ग के रास्ते पर चलना है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लूसियन था वो सर आइसन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो सर आइसन थे वो इजली लूसियन के हर एक स्ट्राइक को रोक ले रहे थे, और वो उससे ये कहते हैं कि थर्ड यंग मास्टर, आपकी जो माना की फ्लो है उसे बीच में इंटरप्ट होने मत दीजिएगा। जैसे जैसे आप अपने शरीर को ट्रेनिंग करते जाएंगे तो आपकी जो मूवमेंट है वो और भी प्रिसाइज होती जाएगी, इसलिए आपको लेवल अप करने के लिए अपने माना कंट्रोल को और भी ऊपर लेवल पर ले जाना होगा, और साथ ही साथ अगर आपको माना को विल्ड करना है तो आपको अपने पूरे शरीर को रीइंफोर्स करना होगा, और साथ ही साथ आपको इतनी पावर को छोड़ के रखना होगा जिससे आप सेपरेटली सर्कुलेट कर सके, ताकि आप सही टाइम पे सही जगह पे उसका इस्तेमाल कर सके। वहीं पर वो लूसियन की अटैक को डिफ्लेक्ट करते हुए उसे पीछे की तरफ भेज देते हैं, और वो ये करते हुए ये कहते हैं कि जब जो ये फैक्टर्स होते हैं वो एक साथ मेश करते हैं तो ये एक बैलेंस को फॉर्म करते हैं, तब जाकर आप एक स्वर्ग के ट्रू पावर को समझ सकते हैं। वहीं पर जो लूसियन था वो इतनी दूर फेंकाने के बाद फिर भी खड़ा हो जाता है, लेकिन वो इस बार काफी थक चुका था। वहीं पर ये देखकर सर आइसन स्माइल करते हैं और वो अपने स्वर्ग के अंदर माना को रिलीज करते हुए कहते हैं कि तो ठीक है, आपने अभी जो कुछ भी सीखा उसे अप्लाई करते हुए अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि दिस टाइम हम लोग एक एडवांस्ड स्टेप के अंदर चलने वाले हैं, और वो अचानक से सामने से गायब होते हुए लूसियन के सामने अपीयर होते हुए कहते हैं कि आपको अपने दुश्मन के स्पीड और उनके मूवमेंट को देखना होगा, और उसके हिसाब से आपको फोर्स का इस्तेमाल करते हुए जो कि आपको लगाना है उसका सामना करना होगा। और वो ये कहकर लूसियन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। वहीं पर ये देखकर लूसियन अपने मन के अंदर ये कहता है कि यहाँ पर जो सर आइसन मुझे सिखा रहे हैं वो एक ऐसन है, वो मुझे ये बता रहे हैं कि मुझे यहाँ पर एक वाटर की तरह फ्लो करना है, ताकि मैं आने वाले गैप को ओवरकम कर सकूं, और मैं इसके जरिए अपने मैक्सिमम फोर्स को और भी ज्यादा बढ़ा सकूं, और मुझे इसके लिए सामने की तरफ देखते हुए ओवरवेल्ड नहीं होना है। जब वो सब सोच ही रहा होता है कि जो सर आइसन का स्वर्ग था वो बिल्कुल उसके फेस के पास पहुंच चुका था, लेकिन लूसियन फौरन से काफी तेजी से एक्ट करता हुआ अपने स्वर्ग में माना को सर्ज करता है, और वो काफी तेजी से उनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जिस कारण से काफी ज्यादा फोर्स चारों तरफ फैल जाती है। वहीं पर ये अटैक रोकने में लूसियन की काफी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन ये देखते हुए भी सर आइसन नहीं रुकते हैं और वो अपने पावर को और भी बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन लूसियन
लूसियन फिर भी उनके अटैक को थामे हुए था। वहीं पर ये देखकर वो अपने स्वॉर्ड को पीछे करते हुए ये कहते हैं कि हम लोग आज की ट्रेनिंग को यहीं पर खत्म करते हैं और आपने आज जो कुछ भी सेंसेशन फील किया था आप उसको अपने अंदर बैठा लीजिएगा और यही चीज काफी रहेगी आपको एक फर्स्ट रेट स्वॉर्ड्समैन बनाने के लिए। वहीं पर ये सुनकर लूसियन काफी नर्वसली हंसता है। तभी वो अचानक से नीचे की तरफ गिर जाता है और वो ये कहता है कि इस लेसन के लिए आपका शुक्रिया आदम। वहीं पर हमें उसके नर्वसनेस का कारण बताया जाता है और वो कारण ये था कि इससे इतनी फोर्स क्रिएट हुई थी कि जो अरेना की हालत थी वो देखने लायक थी। वहीं पर हमें ये दिखाया जाता है कि इस अरेना को सुधारने के लिए काफी सारे वर्कर्स आ जाते हैं। वहीं पर एक वर्कर यहाँ की हालत को देखकर ये कहता है कि आखिर वो कौन सी ट्रेनिंग कर रहे थे। दूसरा वर्कर ये कहता है कि क्या जो यंग मास्टर है वो ठीक होंगे। वहीं पर हमें लूसियन को दिखाया जाता है जो कि ऊपर की तरफ बैठा हुआ था और वो ये कहता है कि आज मैंने बड़ी मुश्किल से आज की ट्रेनिंग को सरवाइव करने में कामयाबी हासिल कर ली। वहीं पर वो अपने कांपते हुए हाथ को देखते हुए अपने मन के अंदर ये कहता है कि ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि जो उन्होंने आज के लिए जो हार्ट्स मेथड का इस्तेमाल किया था वो उन्होंने इसलिए किया था ताकि जो मेरी पास्ट लाइफ की जो बुरी आदत है वो मेरे शरीर को छोड़कर चली जाए। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या जो यही चीज है क्या वो इसी के जरिए फिक्स हो सकती है? लेकिन ये बातों है उनके लेक्चर्स की वजह से मैं फाइनली अपने आप को संभाल पा रहा हूँ और जितना मैं उनसे सीख रहा हूँ मेरे ऊपर उनका कर्ज और भी बढ़ता जा रहा है। वो बार बार मेरे स्किल लेवल के हिसाब से क्राइसिस को बढ़ाते हैं और वो इसके जरिए वही सही रिएक्शन मेरे अंदर से निकलवाते हैं जो कि मुझे जरूरत है आगे लेवल अप करने के लिए। ये कहना तो काफी आसान है लेकिन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। जबकि उन्होंने मेरे शरीर को पूरे तरीके से चेक कर लिया है तो उन्हें मेरे लिमिट के बारे में अच्छे तरीके से पता है और इसी चीज की वजह से मैं अपने शरीर को उनके टीचिंग्स के लिए उन्हें सौंप रहा हूँ। लेकिन मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि इसकी वजह से जो मेरी ग्रोथ है वो काफी ज्यादा हुई है। मुझे अभी तक ये बिलीव था कि जो एक्सेलेंट स्वॉर्ड फॉर्म्स है उसी के जरिए कोई बंदा हायर रेलम तक पहुंच सकता है। लेकिन मैंने कभी भी यह नहीं सोचा कि इसके बीच में हमें बैलेंस रखना पड़ता है ताकि जो हमारी पावर और जो उसकी फ्लो है वो सही तरीके से बह सके। और जो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज है वो सर आइसन मुझे सिखा रहे हैं। अगर जो इनकी टीचिंग है वो मेरे पास्ट लाइफ के अंदर मेरे पास होती तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर जो मेरा स्वॉर्ड है वो उस कमांडर के कितने नजदीक पहुँच पाता। क्या मैं मरने से पहले उससे कुछ हाथापाई कर पाता? मुझे आज इस तरीके से ट्रेनिंग को अंत करते हुए काफी अजीब लग रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या मुझे कहीं पर एक परफेक्ट ओपोनेंट मिलेगा। वहीं पर वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर सामने की तरफ पड़ती है जहाँ पर जोशुआ अपने बटलर के साथ यहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर सर आइसन के पास जाकर उनसे ये कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक हैं? आपका जो डिसाइबल जोशुआ है वो आपको ग्रीट करने के लिए आया हुआ है। वहीं पर उसे देखकर सर आइसन उससे ये कहते हैं कि फोर्थ यंग मास्टर आपका यहाँ पर वेलकम है। हालांकि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आखिर आप अचानक से मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हैं? मैं अभी के वक्त पर थर्ड यंग मास्टर की ट्रेनिंग में हेल्प कर रहा हूँ, इसलिए अगर आप मुझसे बात करने के लिए आए हैं तो आप बाद में आइएगा। जोशुआ ये कहता है कि मास्टर इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर सर आइसन ये कहते हैं कि तो आपके यहाँ पर आने का रीजन? वहीं पर ये सुनकर जोशुआ एविल स्माइल करते हुए ये कहता है कि हाँ ये बात सच है। जबकि मेरे भाई ने अपने दरवाजे को खोलकर ट्रेनिंग करने के लिए बाहर की तरफ आए हुए तो यहाँ पर यंगर ब्रदर होने के नाते जिसने की पहले स्वॉर्ड को सीखा था वो उनकी ट्रेनिंग में हेल्प करना चाहते हैं। वहीं पर वो लूसियन से ये कहता है कि आखिर आप इसके बारे में क्या कहते हैं ब्रदर लूसियन? वहीं पर उसे देखकर लूसियन एविल स्माइल करते हुए ये कहता है कि फाइनली एक परफेक्ट ओपोनेंट मेरे सामने आ चुका है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके बाय।